हेलो बच्चों। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और एज सच कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको कहीं जरूरी लगे कि ये तो लिखा होना चाहिए, ये तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो डिस्कस होना चाहिए। लेकिन ये बहुत हेल्प करता। ये जनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो एक मिसकंसेप्शन है कि इसके अंदर कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, उस चीज को ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता, जिसको हम इक्यू एनर्जी ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। मैं यहां पर इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले जरा 2 मिनट की आपसे एक बात करूंगा, वो ये है कि इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन डिस्कस करने से पहले मैं अभी समझाऊंगा कि इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मेरा सजेशन ये है कि बहुत सारे बच्चे इस बात को याद भी रखते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको याद नहीं किया है वो इस बात को याद जरूर करें कि आप इसको समझने से पहले बोर ने जो अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जीज डिफाइन की हैं, आप सबसे पहले उनके कुछ लेवल्स की एनर्जीज याद कर लीजिए। आपको बहुत हेल्प मिलती है इन बातों से। जैसे आप कहते हैं ना कि बड़ा कैलकुलेशन आता है, हम फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकालने बैठते हैं, 25 से डिवाइड करना पड़ता है, बड़ा टाइम लग जाता है। आप बिल्कुल चक्कर में मत पड़िए। आप कम से कम 7 एनर्जी लेवल्स, उनकी एनर्जीज जो बोर ने निकाल के दिखाई है इलेक्ट्रॉन की, उनको याद कर लीजिए। तो मैं एक एक करके आपको फटाफट वो एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाता हूं। उसमें 7 ऑर्बिट्स की एनर्जी मैंने याद कर रखी है, मैं उनको लिख देता हूं और आप भी उनको नोट करके उनको याद करने की कोशिश करिए। आपको इतना सहारा मिलेगा उससे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यानी इस इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ने जो बोर ने निकाल के दी थी वो क्या थी। तो एनर्जी लेवल डायग्राम का जहां तक सवाल है, सारी दुनिया जानती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मूव कर रहा है एनएथ ऑर्बिट के अंदर, तो उसकी एनर्जी के लिए बोर ने जो मुझे फॉर्मूला प्रोवाइड किया है वो -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर आटम से निकाला जाता। यानी अगर मैं जेड और एन की वैल्यूज पुट करता रहूं तो मुझे अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज मिलती रहेंगी। तो मैंने उनकी एनर्जीज को पहले से निकाल लिया है। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते। अगर मैं आपको एन की वैल्यू 1 बता दूं तो आप 1 रख देंगे, 2 बता दूं 2 रख देंगे, तो आप अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी खुद भी निकाल सकते हैं। लेकिन उस टाइम को एक बचाने के लिए मैं सबसे पहले वो 7 एनर्जी लेवल खुद ही याद कर लेता हूं, ताकि मुझे आगे इसका सहारा नजर आए। तो मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाह रहा हूं कि बोर के अकॉर्डिंगली अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूं तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो भी एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन की, दैट इज -13.6 जेड स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 रख देते हैं। अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो जेड को भी 1 रख देंगे, और अगर हीलियम प्लस हुआ तो जेड को 2 रख देंगे। अकॉर्डिंगली हम अपने हिसाब से जेड की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। लेकिन अगर एन 1 है तो इधर एन की वैल्यू 1 रखने से आपको जो एनर्जी मिलेगी वो -13.6 जेड स्क्वायर ईवी मिलेगी। जब आप एन की वैल्यू 2 लेंगे तो उसका केस में जो आपको एनर्जी मिलेगी वो -3.4 जेड स्क्वायर ईवी मिलेगी। जब आप एन की वैल्यू 3 लेंगे तो जो एनर्जी मिलेगी वो -1.51 जेड स्क्वायर मिलेगी। जेड की वैल्यू बदलते रहिएगा। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो जेड 1 रख देंगे, किसी और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे तो जेड की वैल्यू अकॉर्डिंगली हम यहां पुट करते रहेंगे। अगर आप n इज इक्वल टू 4 की बात करते हैं तो 4 की एनर्जी -0.85 जेड स्क्वायर होगी। n इज इक्वल टू 5 की बात करते हैं तो एनर्जी -0.544 जेड स्क्वायर ईवी होगी। 6 के लिए भी मुझे ये याद रखना है, 6 के लिए एनर्जी -3.8 जेड स्क्वायर ईवी होगी, और 7 के लिए एनर्जी -2.28 जेड स्क्वायर ईवी होगी। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे वैसे वैसे इसकी एनर्जी लगातार बढ़ती चली जाएगी। ये माइनस में ना, तो लगातार एनर्जी आपकी इंक्रीज होती चली जा रही है। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बहुत दूर निकल जाएगा, यानी ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से दूर होगा, उस टाइम पर जो उसकी एनर्जी होगी, जब वो रेस्ट में होगा, वो एनर्जी वो 0 कंसीडर की जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब आपकी ये बात समझ में आती है कि आपने जो है 7 एनर्जी लेवल हमसे ये बोला है कि इसको याद कर लीजिए। हालांकि सर हम निकाल सकते थे, आपने अननेसेसरी हमें याद करने के लिए बोला। मैं सिर्फ तुम्हारा टाइम बचा रहा हूं, क्योंकि अगर 7वें ऑर्बिट की एनर्जी तुम्हें निकालनी है तो तुम एन की जगह 7 रखोगे, और एन की जगह 7 रखोगे तो इसका मतलब इस वैल्यू को तुम्हें 49 से डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम में इतना टाइम शायद न मिले, और मिले भी तो कहीं गलती से कैलकुलेशन में एरर हो गई तो पूरा सवाल गलत होगा। तो मैं पहले से ही ये 7 एनर्जी लेवल्स याद करके जाऊंगा। मैं सारी एनर्जी लेवल ये याद कर लेता हूं। जिन्होंने याद नहीं की हैं वो इनको नोट करेंगे और उनको याद करेंगे, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते कितना फायदा। तो मैंने कहा ठीक है सर, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कैसे निकाली जाती है वो फॉर्मूला बोर ने डिराइव किया है। वो डिराइव करने के बाद मैंने अलग अलग जगहों पर एन की वैल्यू पुट की है, और पुट करने के बाद एनर्जी के सारे लेवल्स मैंने याद कर लिए। अब आप अपनी बात पर आइए, जो आप करना चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इक्यू एनर्जी ट्रांजिशन का सिग्निफिकेंस क्या है। अब आप इसको जरा समझिएगा कि इक्यू एनर्जी ट्रांजिशन का क्या मतलब। बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अजीब सा सोचने से लगता है। अगर मैं किसी हाइड्रोजन एटम के सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स को, हर एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर उस सैंपल में
जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, उन हर हाइड्रोजन एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक बहुत ऊपर के लेवल तक एक्साइट कर दूं, यानी आपने एनर्जी देकर उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक अपर लेवल तक एक्साइट कर दिया, ऑब्वियस है कि हर इलेक्ट्रॉन की यही मंशा है कि वो न्यूक्लियस के जितना करीब रहे उतना अच्छा है, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब रहेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। अभी आपने उनको बहुत ऊपर छोड़ रखा है। जैसे ही आप ये कहेंगे भाई आज हम जा रहे हैं, हमारा हो गया काम, हमने आपको एक्साइट कर दिया, अब हम जा रहे हैं, तो जैसे ही आप अपनी गर्दन घुमा के मुड़ेंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन कहेंगे अबे चला गया चला गया, चलो नीचे गिरते हैं, टप टप टप, वो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे गिरना स्टार्ट करेंगे। अब ऑब्वियस है कि उन सब की मंशा क्या है? उन सब की मंशा है कि वो फर्स्ट लेवल, ग्राउंड लेवल पर आ जाएं। तो इस चक्कर में हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम का अपना इलेक्ट्रॉन, वो कहेगा भाई मैं यहां से यहां गिरूंगा, यहां से नीचे आऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, मुझे फर्स्ट लेवल तक आना है, फिर वो कहेगा नहीं मैं नीचे डायरेक्ट गिरूंगा, कोई कहेगा मैं पहले बीच में आऊंगा फिर नीचे गिरूंगा। यानी दुनिया भर के ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलेंगे। इन तमाम ट्रांजिशन से दुनिया भर के फोटॉन्स एमिट होंगे, दुनिया भर के फोटॉन्स एमिट होंगे। उनमें बहुत सारे फोटॉन्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, और कुछ ऐसे फोटॉन्स होंगे जो यूनिक फोटॉन्स होंगे जिनकी एनर्जीज वो अलग अलग होंगी। अब इस पूरे खेल में इक्यू एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस? ये तो बिल्कुल नहीं है कि उसी ट्रांजिशंस में वो कौन से ट्रांजिशंस हैं जो सेम एनर्जी के, ये तो बहुत मुश्किल है सर। किसी एक सिस्टम में, किसी एक एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब आप इलेक्ट्रॉन्स को नीचे जंप करवाते हैं तो एनर्जीज बड़ी फिक्स लेवल की होती हैं। अभी आपने बताया था उन एनर्जीज के जो गैप्स होते हैं वो भी बड़ी फिक्स लेवल के होते हैं। ऐसा नहीं है सर कि एक ही सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरेगा, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी एमिट करेगा फोटोन के फॉर्म में, और वहीं उसी सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से और गिरेगा और वो भी सेम एनर्जी एमिट करेगा। इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, बिकॉज एनर्जी लेवल्स आर फिक्स, उनके डिफरेंसेस आर फिक्स। अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन निकल के आता है तो उसी एनर्जी का फोटोन तभी निकलेगा जब सेम ट्रांजिशन हो। आप अलग अलग ट्रांजिशन से एक सिस्टम के अंदर, अलग अलग ट्रांजिशन से एक सिस्टम के अंदर इक्यू एनर्जी फोटॉन्स एमिट नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, तो फिर ये टॉपिक ही गड़बड़ हो गया सर, ये इक्वल एनर्जी ट्रांजिशन का कोई लॉजिक ही नहीं है। जब आप ये खुद कह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम के सैंपल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर लेवल से किसी पर्टिकुलर लेवल पर जंप कर रहा है और वो एक पर्टिकुलर एनर्जी एमिट कर रहा है, तो वही एनर्जी सिर्फ तभी एमिट होगी जब ट्रांजिशन सिमिलर होगा। अगर कोई और इलेक्ट्रॉन उसी लेवल से नीचे गिरेगा दूसरे लेवल पर तो ही वो एनर्जी एमिट होगी। अगर आप ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से गिरकर कहीं और गिरेगा और वो सेम एनर्जी एमिट करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि किसी एक सिस्टम के सारे एनर्जी लेवल्स फिक्स होते हैं, उनकी एनर्जीज के डिफरेंसेस फिक्स होते हैं। एक पर्टिकुलर डिफरेंस का जो गैप है, यानी एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस का गैप, वो गैप सर उसी लेवल के बीच में आ सकता है, किसी और लेवल का गैप वो उस एनर्जी गैप के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तो यह हो गया कि किसी एक सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर जब आप एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं तो जो भी फोटॉन्स एमिट होते हैं उनमें से सेम एनर्जी के फोटॉन सिर्फ तभी हो सकते हैं जब ट्रांजिशन सिमिलर हो। अगर ट्रांजिशन डिफरेंट है तो डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन ही एमिट होंगे। इक्यू एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इक्यू एनर्जी का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि सर सेम एनर्जी ट्रांजिशन होगा, सेम लेवल ट्रांजिशन होगा तो सेम एनर्जी के फोटोन निकल के आएंगे। मैं भी 5 से 3 में गिर गया, मेरा दोस्त भी 5 से 3 में गिर गया, वो चौथा वाला आदमी भी 5 से 3 में गिर गया, तो हम तीनों जो फोटोन एमिट करेंगे वो सेम एनर्जी के होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं यहां पर उस सिंगल सिस्टम के अंदर, एक अकेले सिस्टम के अंदर इक्यू एनर्जी ट्रांजिशन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो होता ही नहीं है। वो तो तभी होगा जब सेम एनर्जी ट्रांजिशन होगा, सेम लेवल ट्रांजिशन होगा। अरे सर सेम लेवल ट्रांजिशन में एनर्जी सेम निकल के आएगी, इसमें क्या सोचना है? मैं यहां पर दो अलग अलग हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज को डिस्कस कर रहा हूं। हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी एक लेवल से दूसरे लेवल पर गिर रहा है। हीलियम प्लस के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी किसी एक लेवल से दूसरे लेवल तक गिर रहा है। क्या यह पॉसिबल है कि यहां से गिरने वाला जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, रेडिएशंस जो फोटॉन्स एमिट कर रहा है, क्या यहां पर एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन जो डिफरेंट ट्रांजिशन है उससे जो फोटोन एमिट होगा, क्या वो दोनों एनर्जी सेम हो सकती? यानी वहां पर एक आदमी गिर रहा है 2 से 1 और यहां पर आदमी गिर रहा है 4 से 2, तो क्या यह हो सकता है सर 2 से 1 जो हाइड्रोजन ने फोटोन एमिट किया, वही हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन जब 4 से 2 में गिरेगा तो वही सेम एनर्जी फोटोन एमिट होगा या नहीं होगा? यह है इक्यू एनर्जी ट्रांजिशन। यानी किसी एक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन जो एनर्जी एमिट करता है, क्या किसी दूसरे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर कोई अलग ट्रांजिशन सेम एनर्जी का फोटोन एमिट कर सकता है या नहीं कर सकता है? दैट इज एक्चुअली इक्यू एनर्जी ट्रांजिशन। तो मैंने कहा कि सर थोड़ा सा क्लियरली समझाइए, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे सैंपल के अंदर जिसका एटॉमिक नंबर Z1, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेकिन एटॉमिक नंबर Z, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है लेकिन एटॉमिक नंबर उसका Z1, यानी Z1 प्रोटॉन्स हैं उसके पास।
अगर वो सैंपल का एक इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में जंप कर रहा है तो एक फोटोन एमिट करेगा। अब मैं एक दूसरा सैंपल ले लेता हूं जिसका एटॉमिक नंबर Z2 है, उसके अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप कर रहा है, सपोज N4 से N3 जंप कर रहा है और वो भी एक फोटोन एमिट कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि इन दोनों फोटॉन्स की एनर्जीज जो एमिट हो रही हैं वो सेम हो? अगर ये सेम हैं तो ये इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन है, यानी N2 to N1 in Z1 is same energy N4 to N3 in Z2 and this is equi energy transition। या तो होगा या कभी नहीं होगा या कभी कभी होगा, यही डिस्कस करना। अब तुम लोग समझ रहे हो कि किस चीज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे इतना ज्यादा फायदा मिलने वाला है, इससे आपको बहुत इधर उधर के सवाल जो आपको लगते थे अरे यार ये तो अजीब से कैलकुलेशन के सवाल हैं, आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर इस प्रोसेस में सबसे पहले तो जो तरीका है, समझ लो जो किताब का तरीका है, पहले उस तरीके की बात करते हैं। किताब ये कहती है कि आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां निकालिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां निकालिए और उन दोनों एनर्जीज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऊपर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, नीचे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, तो जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो फोटोन एमिट करेगा। उस फोटोन की एनर्जी ऊपर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से निकाल ली जाएगी। यानी मैंने क्या किया कि पहले यहां से निकल के आने वाले फोटोन की एनर्जी निकाली और फिर यहां से निकल के आने वाले फोटोन की एनर्जी निकाली, और मैंने ये सोचा कि पता नहीं ये इक्वी एनर्जी होगा या नहीं होगा, एक काम करते हैं मान लेते हैं ये इक्वी एनर्जी होगा। यानी मैं यहां पर इस चीज को मान लेता हूं कि ये जो ट्रांजिशन मैंने दिखाया है दिस इज सपोज इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, मान लेते हैं। अब होगा क्या, इससे क्या कंडीशन निकल के आती है ये देखिए आप। मैंने सबसे पहले एक फोटोन की एनर्जी निकाली जो Z1 सैंपल के अंदर N2 से N1 निकल रहा होगा, ट्रांजिशन से निकल रहा होगा। ठीक, ऑब्वियस है जब आप N1 में होंगे तो आपकी एनर्जी ये होगी, जब आप N2 पे जंप करेंगे Z1 सैंपल के अंदर तो आपकी एनर्जी ये होगी। N2 से N1 आने पर आपकी जो फोटोन निकल के आएगी वो इन दोनों की एनर्जीज का डिफरेंस होगी एंड दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड। ये वो एनर्जी है डिफरेंस निकालने के बाद जो फोटोन की एनर्जी होगी जो एमिट हो रही। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि सर दूसरा सैंपल ले लेते हैं, कोई और एक सैंपल ले लेते हैं। उस Z2 सैंपल के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन N4 से N3 गिरता है तो जो फोटोन एमिट होगा उसकी जो एनर्जी होगी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल ली जाएगी। सर कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये वो एनर्जी है जो पहले वाले सिस्टम ने रिलीज की, ये वो एनर्जी है जो दूसरे वाले सिस्टम ने रिलीज की। अगर ये दोनों एनर्जीज बराबर हैं तो ये ट्रांजिशंस इक्वी एनर्जी माने जाएंगे, और अगर ये बराबर नहीं है तो ये ट्रांजिशंस इक्वी एनर्जी नहीं माने जाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर ऐसा ही कर लेते हैं। मैंने इन दोनों को बराबर ही कर दिया। मैंने कहा सर ऐसा है फॉर इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन दे मस्ट बी इक्वल। मैंने दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, और जैसे ही मैंने दोनों को आपस में इक्वेट किया मुझे साफ समझ में आता है कि सर जैसे ही आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे ये सारे 13.6 वैल्यू सब कैंसिल हो जाएंगी। अल्टीमेटली आप यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट आपके सामने ये रिजल्ट ये कहता है कि आपका N3 और N1, आप इसमें ध्यान से देखिएगा, ये सबसे पहले मैं जो डिस्कशन होता है मैं पहले वो बता रहा हूं, और उसके बाद फिर अपनी लैंग्वेज में भी तुम्हें ये बात बिल्कुल सीधे तरीके से समझा दूंगा। तुम्हें लगेगा ये सब क्या कर रहे हैं सर, जो आपने बताया है उससे तो ऐसे ही समझ में आता है। ये क्या डिस्कशन है? ये डिस्कशन इसलिए ताकि आपको क्लैरिटी हो कि भाई थ्योरेटिकली क्या चल रहा है। थ्योरेटिकली ये चल रहा है कि आपने ये ट्रांजिशन निकाला, एनर्जी निकाली, ये ट्रांजिशन किया, एनर्जी निकाली, और उन दोनों एनर्जीज को आपस में इक्वेट कर दिया, और जैसे ही आप इक्वेट करेंगे आप इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। और ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर आपको Z1 सैंपल के अंदर N1 और N2 नोन हो तो आप Z2 सैंपल के अंदर N3 और N4 कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहां से आप Z1 Z2 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। Z1 Z2 आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। इससे साफ समझ में आता है कि जो हमारा N3 निकल के आने वाला है, समझना जरा सब लोग, जो हमारा N3 निकल के आने वाला है दैट N3 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? अगर आप N3 कैलकुलेट करते हैं तो इट शुड बी Z2 by Z1 into N1, और जो आपका N4 निकल के आने वाला है वो आने वाला है Z2 by Z1 into N2। ये आपका N4 निकल के आने वाला है। यानी आपको Z1 सवाल में दिया गया था, आपको Z2 सवाल में दिया गया था, आपको N1 सवाल में दिया गया था, आपको सेकंड वाले सैंपल के अंदर नीचे वाला लेवल पता चल जाएगा, इसी तरह से सेकंड वाले सैंपल का ऊपर वाला लेवल पता चल जाएगा। यानी अब आप क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने N1 Z1 Z2 दे दिया या N2 Z1 Z2 दे दिया तो मैं आपको N3 और N4 कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। यानी इस सैंपल का जो ट्रांजिशन आपने दिखाया है वो इक्वी एनर्जी तब होगा जब N3 की ये वैल्यू होगी और N4 की ये वैल्यू। मैंने कहा जरा एग्जांपल से समझाइए, हमें समझ में नहीं आई ये वाली बात। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं एक सैंपल हाइड्रोजन का ले लूं जिसका Z1 की वैल्यू 1 होती, और एक सैंपल हीलियम प्लस का ले लूं जिसका Z1 Z2 की वैल्यू 2 होती, अगर वो कहता है कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या एमिट करेगा? फोटोन एमिट करेगा। सर ये बताइए हीलियम प्लस, दिस इज हीलियम प्लस एंड दिस सैंपल इज फॉर हाइड्रोजन,
हीलियम प्लस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करे, दिस इज N4 एंड दिस इज N3, कहां से कहां जंप करे ताकि एनर्जी सेम निकल के आए। सो दिस ट्रांजिशन, दिस इज, दे बोथ आर इक्यू एनर्जी ट्रांजिशन। निकाल लेते हैं N4 की वैल्यू कैसे निकल के आएगी। N4 की वैल्यू आएगी Z2 बाय Z1 इंटू N2, दैट इज 2, दैट इज 4। इसी तरह से N3 की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, Z2 बाय Z1 इंटू N1, दैट इज 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हीलियम प्लस का कोई इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में जंप करता है तो वो सेम एनर्जी एमिट करेगा जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन सेकंड से 1 में जंप करने से निकालता है। तो ठीक है, इतना हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जंप करने से निकल रहा है, फोटोन जो निकाल रहा है, वो सेम एनर्जी का फोटोन हीलियम प्लस भी निकाल रहा है। निकाला कैसे सर, ये थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह याद करेंगे, इससे कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। अरे छोड़ो ये सब, काम खत्म, इसको छोड़ते हैं। अब अपनी बात पे आते हैं। ये तो जो इनको समझाना था हमने समझा दिया, अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये कहता है कि हाइड्रोजन के अंदर अगर आपको कोई भी ट्रांजिशन दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या सेम एनर्जी का ट्रांजिशन हीलियम प्लस में हो सकता है, तो आप सिर्फ एक काम करिएगा, हाइड्रोजन के जो दोनों लेवल दे रखे, उन दोनों लेवल को हीलियम प्लस के Z से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बात खत्म। समझो इस बात को, यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कहना यह चाह रहा हूं कि आप सिर्फ एक काम करिएगा, आप चुपचाप एक छोटा सा काम करने वाले हैं कि हाइड्रोजन के अंदर आपने एक सैंपल ले लिया, ये ले लेते हैं, हाइड्रोजन के अंदर जो भी ट्रांजिशन हो रहा है, मान लीजिए आपने हाइड्रोजन के अंदर एक ट्रांजिशन ले लिया 2 से 1। अब आप ये चाहते हैं कि सेम एनर्जी का ट्रांजिशन हीलियम प्लस में भी होना चाहिए, बताइए कौन सा होगा सेम एनर्जी का ट्रांजिशन। तो मैं क्या जवाब दूंगा, सर कुछ भी नहीं करना, इस 2 को हीलियम प्लस के Z से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हीलियम प्लस का Z होता है 2। इस 1 को हीलियम प्लस के Z से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हीलियम प्लस का होता है Z2। इसका मतलब यह हुआ 2 इंटू 2 4 आ जाएगा और 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, यानी 4 से 2 का जो ट्रांजिशन है वो सेम एनर्जी का ट्रांजिशन है जो हाइड्रोजन के अंदर 2 से 1 के बीच में देखने को मिलता। उसने कहा अच्छा ये तो हीलियम प्लस की बात हो गई, जरा लिथियम प्लस का बताइए, लिथियम प्लस 2 का क्या सीन चलेगा। हमने कहा लिथियम प्लस 2 का सेम सीन चलेगा। अगर आपने 2 से 1 का ट्रांजिशन हाइड्रोजन में देखा है तो लिथियम प्लस 2 के अंदर सेम एनर्जी का ट्रांजिशन निकालने के लिए आपको लिथियम प्लस 2 के Z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले लेवल को, और इसी तरह से लिथियम प्लस 2 के Z से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा नीचे वाले लेवल को, यानी 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा और 1 इंटू 3 ये 3 हो जाएगा, यानी 6 से 3 का ट्रांजिशन लिथियम प्लस 2 में सेम एनर्जी का होगा, वो उसी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा जो हीलियम प्लस निकाल रहा था 4 से 2 और जो हाइड्रोजन निकाल रहा है 2 से 1। यानी अगर आपको हाइड्रोजन से हीलियम प्लस के पास जाना है, लिथियम प्लस के पास जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन के दोनों लेवल्स को हीलियम प्लस के Z या लिथियम प्लस 2 के Z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको दोनों लेवल पता चल जाएंगे। एंड द बोथ लेवल ट्रांजिशंस दे आर इक्वल एनर्जी ट्रांजिशंस। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ये बताइए, आप अगर मुझे हीलियम प्लस से हाइड्रोजन के पास जाना हो तो क्या करूंगा। अरे भाई हाइड्रोजन से हीलियम के पास आते हो तो मल्टीप्लाई करते हो, तो हीलियम प्लस से अगर हाइड्रोजन के पास जाना हो तो Z से डिवाइड कर देना। यानी अगर हीलियम प्लस का 4 से 2 का ट्रांजिशन दे रखा है तो इट विल बी सेम एनर्जी डिफरेंस, दैट इज इन केस ऑफ हाइड्रोजन इट विल बी 2 to 1। व्हाई? 4 divided by 2 it will be 2 and 2 divided by 2 it will be 1। so 2 से 1 का जो ट्रांजिशन हाइड्रोजन के अंदर हो रहा है उसकी जो भी एनर्जी निकल के आती है वो सेम एनर्जी निकल के आएगी अगर हीलियम प्लस में 4 से 2 का ट्रांजिशन हो। सिमिलरली इन केस ऑफ लिथियम प्लस 2 द ट्रांजिशन लेवल शुड बी 6 to 3। समझो इस बात को। इससे एक बात और समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हैं आप, जेई लेवल पर या नीट लेवल पर बड़ा अच्छा छोटा सा एक लाइन लिख के दे देगा कि भैया एक बात ये बताइए, हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है वो हमेशा किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एमिशन स्पेक्ट्रम का सबसेट माना जाता। मैंने कहा मतलब सबसेट मतलब कह रहा है जो भी लाइनें हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम से निकल के आती हैं या जो भी वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसीज इस हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम से निकल के आती हैं वो सारी वेवलेंथ्स हीलियम प्लस तो निकालेगा ही निकालेगा, लिथियम प्लस 2 तो निकालेगा ही निकालेगा। मैंने कहा ये क्या बात होती है, कह रहा आप कोई भी ट्रांजिशन दिखा दीजिए हाइड्रोजन का। मैंने कहा ठीक है 3 से 1, वो कह रहा है 3 से 1 हीलियम प्लस 2 का 6 से 2 क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सर। लिथियम प्लस 2 का 9 से 3 क्या किया आपने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी आप हाइड्रोजन का कोई ट्रांजिशन बता दीजिए मुझे, सर 5 से 3 अभी बता देते हैं। अगर ये 5 से 3 है तो वही एनर्जी 10 से 6 के बराबर होगी क्योंकि मुझे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी हाइड्रोजन का कोई भी ट्रांजिशन अगर आप हीलियम प्लस में चेक करना चाहते हैं तो आपको दोनों लेवल्स को Z से मल्टीप्लाई करना है हीलियम प्लस के, ठीक। और आपको पता है इंटीजर इंटू इंटीजर हमेशा इंटीजर आता है, इंटीजर इंटू इंटीजर हमेशा इंटीजर आता। लेकिन सर जब आप वापस आएंगे ना
तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आप इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर करेंगे, और इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर हमेशा इंटीजर हो यह जरूरी नहीं। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन से आगे जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे सर, और तब तो इंटीजर आएगा ही। इसका मतलब आपके सारे ट्रांजिशंस मेरे अंदर मेरे अंदर मेरे अंदर हर जगह दिखाई देंगे, लेकिन मेरे कुछ ट्रांजिशंस आपके अंदर हो सकते हैं, लेकिन मेरे कुछ ट्रांजिशंस आपके अंदर नहीं हो सकते हैं। मेरा 4 से 2 आपका 2 से 1 हो सकता है, लेकिन मेरा 3 से 2 आपके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 3 से 2 में जब आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा, और जब इंटीजर नहीं आएगा तो हीलियम प्लस का 3 से 2 वाला ट्रांजिशन हाइड्रोजन के अंदर ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। यानी हाइड्रोजन के तो सारे हीलियम प्लस में दिखेंगे, हाइड्रोजन के तो सारे लिथियम प्लस 2 में दिखेंगे, लेकिन उनके सारे हाइड्रोजन में दिखें यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसे बोलते हैं इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन। अब इसका पर्पस क्या है और इसका फायदा क्या है? एक फायदा तो बहुत सीधा है कि हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो हीलियम प्लस के फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगी। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी वो हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगी, तभी तो उनका डिफरेंस सेम आ रहा है। हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो लिथियम प्लस 2 के सिक्स्थ ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगी। यानी मुझे तो ये कितना आसान लगने लगा, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि बेरिलियम प्लस 3 के आप 24वें ऑर्बिट की आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए, आप टोटल एनर्जी निकालिए, तो मैं बेरिलियम प्लस 3 का 24वें ऑर्बिट की एनर्जी थोड़ा निकालूंगा। मैं कहूंगा रुको रुको बेटा, बेरिलियम प्लस 3 का मतलब Z4 होता है। अगर बेरिलियम प्लस 3 के 24वें ऑर्बिट की एनर्जी की बात चल रही है तो वही सेम एनर्जी हाइड्रोजन के छठे ऑर्बिट के बराबर होगी, क्योंकि 24 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 6, और हाइड्रोजन का 6 तो मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम से याद कर रखा है, ओरली आंसर बता दूंगा, -0.38 EV इस सवाल का आंसर होगा। आप सब लोग समझने की कोशिश करिए। यानी ये इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन में इतना सरल है, ये इतनी सीधी बात है, और इस तरह के क्वेश्चंस तमाम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन का एक ट्रांजिशन 4 से 2 हो रहा है, क्या बता सकते हैं लिथियम प्लस 2 में सेम एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा होगा? सर बिल्कुल बता सकते हैं, 4 से 2 मेरा, 12 से 6 तुम्हारा। क्या किया सर? 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, खटाखट एनर्जी लेवल तैयार हुआ, और वो एनर्जी गैप सेम एनर्जी गैप है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, बिल्कुल सिमिलर। इस चीज का आप यूज कर सकते हैं अपने सवालों में, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव तुम्हें समझा देता हूं, या एक छोटे से ऑब्जेक्टिव से लिख के बात खत्म करते हैं। अगर मान लीजिए वो मुझसे ये कहे कि भाई साहब मुझे आप ये बता दीजिए, जैसे अभी मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था, अगर वो मुझसे ये कहे कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन, कोई भी ऑर्बिट ले लेते हैं, मान लीजिए वो ले लेता है 12th ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। ये सवाल आ गया। अब सोचिए, कुछ लोग सोचेंगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मुझे इतना तो पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। चलिए बहुत बढ़िया सर, और टोटल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला याद कर रखा है। टोटल एनर्जी जो होती है वो -13.6 Z² बाय N² से निकाली जाती है सर। अरे लेकिन इतना क्या दिमाग लगाना है भाई, थोड़ा सा अकल लगाते हैं। सर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि 12th ऑर्बिट को रखेंगे N की जगह, तो सर ये 144 बड़ा बवाल है सर, छोड़िए इस बात को, दूसरी बात करते हैं। ये कंफर्म है सर, अगर लिथियम प्लस 2 के 12वें ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, 12th ऑर्बिट की बात चल रही है, तो लिथियम प्लस 2 का जो 12th ऑर्बिट होगा वो हाइड्रोजन का 3 से डिवाइड करेंगे 4th ऑर्बिट होगा। समझो, यानी अगर आपको लिथियम प्लस 2 से हाइड्रोजन के पास आना है तो लिथियम प्लस 2 के Z से डिवाइड किया जाएगा, और लिथियम प्लस 2 का Z 3 होता है। इसका मतलब ये हुआ 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो आपको एनर्जी मिलेगी 4th ऑर्बिट की। इसका मतलब ये हुआ एनर्जी of an electron moving in 12th orbit of lithium plus 2 is same as energy of an electron moving in 4th orbit of हाइड्रोजन। और सर हाइड्रोजन की तो आपने याद करवा दी थी,
चौथा तो 0.85 ईवी होता है। इसका मतलब लिथियम +2 का 12वां भी 0.85 माइनस ईवी में होगा और इसी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ -0.85 ईवी से कैलकुलेट कर ली जाएगी और यह मेरा आंसर होगा जिसमें मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो एनर्जी लेवल डायग्राम याद करना बहुत फायदेमंद है। कुछ नहीं करना सर, देखिए उसको याद करते ही मुझे क्या फायदा हो गया। वो 12वां ऑर्बिट, 15वां ऑर्बिट, 24वां ऑर्बिट, न जाने किस किस की बात करता है और मैं सीधे उसको हाइड्रोजन के पास पटक के लाता हूं कि तू बेरिलियम +3 के 24वें की बात कर रहा है। ऐसी की तैसी मैं हाइड्रोजन के छठे की निकाल के दिखाता हूं और वही तेरा भी आंसर होगा। वो कहेगा क्या कर रहे हो, मुझे लिथियम +2 के 12वें की निकालनी है, तुम हाइड्रोजन के चौथे की निकाल रहे हो। हम क्या जवाब देंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आंसर यही आएगा क्योंकि यह है इक्यू एनर्जी। ट्रांजिशन इज इक्व एनर्जी, जिससे मुझे यह पता चलता है कि किसी एक और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी किसी दूसरे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के पर्टिकुलर ऑर्बिट किस ऑर्बिट की एनर्जी से मैच करती। यानी बड़े सीधे सीधे सवाल होते हैं कि हीलियम प्लस का एक आदमी 6 से 3 जम कर रहा है या 6 से 4 जम कर रहा है, आप बताइए हाइड्रोजन के अंदर क्या सीन चलेगा सेम एनर्जी का। तो 6 से 4 तुम्हारा, हाइड्रोजन का 3 से 2 हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आगे जाना हो तो मल्टीप्लाई कर दो Z से और अगर वहां से हाइड्रोजन के पास आना हो तो डिवाइड कर दो। अगर बीच वाले आदमी से किसी आगे वाले आदमी के पास जाना है, जैसे हीलियम प्लस से लिथियम +2 के पास जाना है सेम एनर्जी का ट्रांजिशन ढूंढने, तो बेस्ट तरीका यह है कि आप हीलियम प्लस से पहले Z से डिवाइड करके 2 से हाइड्रोजन के पास आ जाइए और फिर हाइड्रोजन से उस तीसरे वाले आदमी के पास चले जाइए Z से मल्टीप्लाई करके। अगर इंटीजर आ गया तो इसका मतलब मेरा ट्रांजिशन तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करेगा और अगर इंटीजर नहीं आया तो मेरा ट्रांजिशन तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी आपको हाइड्रोजन से आगे जाना है तो सीधे सीधे Z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी और से हाइड्रोजन के पास आना है तो सीधे सीधे Z से डिवाइड कर दीजिए। इंटीजर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपके अंदर मेरा ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हां, अगर आपको बीच वाले आदमी से किसी और आदमी के पास जाना है तो बीच वाले आदमी से पहले हाइड्रोजन के पास आइए Z से डिवाइड करके और उसके बाद Z से मल्टीप्लाई करिए तीसरे वाले आदमी से, ताकि आपको वहां पर उनके एनर्जी लेवल्स दिख जाए। हीलियम प्लस का 4 से 2, अगर यह पूछा जाए कि लिथियम +2 में कौन सा ट्रांजिशन इक्व एनर्जी होगा तो हीलियम प्लस का जो 4 से 2 है वो हाइड्रोजन का 2 से 1 होगा। डिवाइड कर दिया। अब 2 से 1 से लिथियम के पास जाने के लिए Z से मल्टीप्लाई करेंगे लिथियम +2 के, दैट इज 3 से, तो 2 से 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट विल बी 6 to 3। यानी हीलियम प्लस का 4 से 2 वो लिथियम +2 का 6 से 3 के बराबर होगा। यानी जो मैं बात बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि जो मेरा ट्रांजिशन बीच वाले से आगे जाने की अगर मैं कोई बात करता हूं तो बहुत साफ समझ में आता है। हीलियम प्लस से अगर मान लीजिए ये 4 से 2 का ट्रांजिशन, वो ये पूछता है कि लिथियम +2 में सेम एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे कि सबसे पहले वापस आ जाते हैं Z से डिवाइड करके। जब आप Z से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हीलियम प्लस है, ये हाइड्रोजन है। ये हो गया आपका 2/4/2 दैट इज 2, 2/2 दैट इज 1। अब आप कह रहे नहीं मुझे यहां थोड़ी ना आना था, मुझे तो लिथियम के पास जाना था। तो मैंने कहा अगर तुम्हें लिथियम के पास जाना है तो आप लिथियम के Z से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ 2 into 3 इट विल बी 6, 1 into 3 इट विल बी 3, दैट मींस 6 से 3 for lithium +2 is same energy transition as हीलियम प्लस का 4 से 2। इस कॉन्सेप्ट को इक्व एनर्जी कॉन्सेप्ट कहा जाता है और इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को, किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जो हाइड्रोजन से अलग लोग हैं उनकी भी ऑर्बिट्स की एनर्जीज को हाइड्रोजन से कंपेयर करके, हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की आपने एनर्जी याद कर रखी है, आप उनसे उनको रिलेट कर सकते हैं और अपने आंसर्स को ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने रख रहे हैं, जिसको तुम यूज करोगे तो तुम्हारे बहुत सारे कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे और इसी तरह से कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स और देने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम्स में इन चीजों को यूज करके आप अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा आसान कर सकें। ठीक है, तो आज इतना ही बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।